नमस्कार, मैं सत्यजीत कुमार, एससीएस न्यूज में आपका स्वागत है। उमस भरी गर्मी में 3 दिनों से रुक रुक कर हो रहे बारिश ने आमजनों को राहत तो दी, लेकिन शहर की सूरत एवं सीरत बिगाड़ कर रख दी है। दरभंगा नगर निगम के लाख प्रयास के बावजूद भी शहर की स्थिति थोड़ी सी बारिश में भी नरकी हो जाती है। इतना ही नहीं, डीएमसीएच भी जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। डीएमसीएच के अधीक्षक कार्यालय परिसर, गैनिक वार्ड हो या औषधि विभाग, पूरे डीएमसीएच परिसर पानी के बीच तैरता नजर आ रहा है। और सब जगह का पानी चालू है। मरीज एवं परिजनों को अस्पताल में जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिक्शा चालकों द्वारा मनमानी रकम लेकर मरीजों को अंदर विभागों के मुख्य द्वार तक पहुंचाया जाता है। लगता है हो जाता है, जख्म हो जाता है जाने आने में, और बहुत डर लगता है बच्चा को ले जाने में। आपके पेशेंट हैं, ये पानी से समस्या हो रहा है। ये पानी से क्या समस्या हो रहा है आप लोगों को? पानी की समस्या खुद भी हो जाता है पार में आने जाने में। आप समस्या तो बहुत है सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है नूरजहां। कहाँ घर हुआ? जाने में रिक्शा वाला 20 रुपया 50 रुपया मांगता है, और आने जाने में पेशेंट को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। हम अभी पेशेंट ले गए हैं, 2-3 बार आना जाना पड़ा है, बहुत ही दिक्कत हो रहा है। ये पूरा डीएमसीएच जल जगमग्न है जी, पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ से पूरे हॉस्पिटल के वो बरंडा तक पानी भरा है। क्या नाम हुआ? रामबाग। कहाँ घर हुआ? वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सूरज नायक ने बताया कि स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ नगर निगम को भी सूचना दे दी गई है। जल्द ही जल जमाव की समस्या का निदान निकल जाएगा। आखिर क्या कारण है कि जल जमाव की समस्या उत्पन्न होने के बाद अस्पताल प्रशासन एवं दरभंगा नगर निगम की कुंभकर्णी निद्रा खुलती है? नहीं, अभी तो जो समस्या है वो जान ही रहे हैं। इसको हम लोगों ने रोगी कल्याण समिति में प्रधान सचिव के स्तर पर वार्ता हुई, उसमें पीस बिल में करने से ये पानी का निकलना या सीवरेज सिस्टम जो फेल कर गया है, सारा चोक्ड है यहाँ का बात हो, उसके लिए एक प्रपोजल पीएचई की तरफ से बना था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम
पूरे अस्पताल का पीसमील में नहीं बना के एक कंप्लीट सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, तभी ये सारा चीज़ व्यवस्था काम करेगी। और उसने इसका एक बजट बना के दिया था 3 करोड़ के आसपास में, सरकार की ओर से इसका सैंक्शन शायद हो गया है, बहुत जल्दी आ जाएगा और उसको हम लोग PHED को सुपुर्द करेंगे और PHED इस पर काम शुरू करेगा। जब ये हो जाएगा तो ये जो सीवरेज सिस्टम या जो भी वाटर लॉगिंग समस्या है, और साथ में ये जो पानी जो निकलता था यहाँ से और इसका एक कैनाल बन रहा है जो कमला नदी या ये जो यहाँ से नदी में उसका एक कैनाल बन रहा है जहाँ का पानी यहाँ का निकल के जाएगा, उसका भी काम शुरू हो गया है। और यहाँ से जो आप देख रहे हैं कि बगल से पानी जो मिर्जा खां तालाब का पानी इसमें आता है और सारे परचर का पानी, और ये निकलने का एकमात्र रास्ता जो अलपट्टी से निकलता है। और नगर निगम को भी हम लोगों ने कहा है कि ये नाला का सफाई बराबर होता रहे। और रेलवे लाइन के उस पार जो बिल्डिंग बन गया है जहाँ पानी निकलता था तो उधर भी निकासी कम हो गई है, जिसके कारण ये पानी का जल जमाव की समस्या जो हो गई है, इसके लिए भी बृहद रूप से एक प्रपोजल के तहत काम हो रहा है। जब ये काम पूरा होगा तो हम समझते हैं कि इससे जब हमारे संवाददाता ने नगर निगम के प्रशासन से शहर में उत्पन्न जल जमाव की समस्या का निदान के लिए मिलना चाहा तो पदाधिकारी का चैम्बर खुला था, बिजली बत्ती जल रही थी, लेकिन पदाधिकारी नदारद थे। गेट खोल दीजिएगा, खोल दीजिए ना। वही नगर निगम कर्मी का कहना था 1:30 बज रहे हैं, अभी तक नगर सचिव नहीं आया है, नगर आयुक्त अभी नहीं है, क्या कहना है इसके बारे में आप? नगर आयुक्त तो अभी वहाँ है, कहाँ है नगर आयुक्त? शायद अभी DM के प्रभार में है वो। जी जी जी। और नगर सचिव कहीं निकले होंगे, इसलिए अभी तक नहीं आए हैं। आप लोग को इसकी जानकारी नहीं है? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ ये बताया जाए कि ये जो नगर आयुक्त का ये चैम्बर है, इसमें बिजली पदाधिकारी नहीं है, दूसरी तरफ ये बिजली पंखा चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? ना अभी चेंजर जो चेंज किया ना, इसलिए अभी चल रहा है, तभी बंद था ये। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। देख रेख में रेलवे पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी जल निकासी के लिए, क्या हुआ अभी तक उस मामले का? सर, प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में 15 अप्रैल को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि रेलवे के पदाधिकारियों के साथ नगर निगम के अभियंताओं की संयुक्त जांच होगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि दरभंगा नगर निगम के जल निकासी में रेलवे की जो जमीन है वो कितनी आवश्यक है। उक्त निर्णय के अनुसार रेलवे के वरिष्ठ अभियंताओं और नगर निगम के अभियंताओं द्वारा संयुक्त रूप से जाँच की गई। जांच में उन लोगों ने यह माना कि दरभंगा शहर के जल निकासी में रेलवे की जमीन की बहुत अहम भूमिका है और उन लोगों के रेलवे की जिस जमीन की आवश्यकता नगर निगम को है जल निकासी हेतु, उस पर निर्माण कार्य या अन्य किसी व्यक्ति के देने के लिए उन लोगों द्वारा बताया गया कि रेलवे बोर्ड ही सक्षम प्राधिकार है। तदनुसार उन लोगों ने कहा कि आप एक अनुरोध पत्र भेजिए। दरभंगा नगर निगम द्वारा एक अनुरोध पत्र DRM समस्तीपुर को भेजा गया है और उनके द्वारा कितने दिनों पहले सर ये अनुरोध पत्र भेजा गया? अनुरोध पत्र भेजे हुए संभवतः यहाँ तक मेरी याददाश्त है 1.5 महीना। क्या लग रहा है कि आपको किसी वो जो बैठक हुई तो अभी तक कोई इस पर सही निर्णय नहीं लिया? वो एक लंबी प्रक्रिया है और वहाँ से फिर वो अपने जोनल ऑफिस को भेजेंगे, वहाँ से वो रेलवे बोर्ड को जाएगा, एक लंबी प्रक्रिया। तो क्या लग रहा है कि इस बार भी शहरवासी जल जमाव से निजात नहीं पा पाएंगे? जल जमाव थोड़ी रहेगी, जब तक आउटलेट पूरा क्लियर नहीं होता थोड़ा सा जल जमाव रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं। वहीं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 44 का भी बुरा हाल है।
इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना था। क्या कहना है इस पानी के बारे में आपका? नगर निगम हाई है, नाली की व्यवस्था नहीं हो रही है ठीक से, इसलिए ये पानी लगता है। लेकिन नगर निगम तो कहती है कि मैं नालों की निरंतर सफाई कर रहा हूँ। नहीं, वो घपलों घोटालों का केंद्र है, वो आज से थोड़े हो रहा है। ये हम लोग बच्चा से शहर में। कितने सालों से इस जल जमाव देख रहे हैं आप? 25 साल से। 25 साल इस वार्ड की स्थिति यही है जी, 25 साल सेम कंडीशन। वहीं पूर्व पार्षद नरेंद्र नाथ झा ने बताया कि नगर निगम के लाख प्रयास के बावजूद भी वार्डों की जल जमाव की समस्या जस की तस है। क्या कहना है इसके बारे में आपको? हम लोग बराबर लिख के देते हैं नगर निगम में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आश्वासन दिया जाता है लेकिन कुछ काम होता नहीं है। ये जल जमाव बहुत दिन से है। आखिर जल जमाव का कारण क्या है? जल जमाव का कारण है छोटा छोटा नाला जो है उसको बड़ा नाला में मिलाना है। तो छोटा नाला बहुत जगह बनना जरूरी है। अब बड़ा नाला का सफाई नहीं हो रहा है, जिससे बड़ा नाला भी जाम है। बड़ा नाला को अगर साफ कर दिया जाएगा और छोटा नाला 2-4-5 को बना के बड़ा नाला में मिला दिया जाएगा तो सब पानी निकल जाएगा। आखिर आपको याद होगा कि जल जमाव की समस्या लेके सांसद महोदय काफ़ी सख्त हैं और कई बार उन्होंने इसके लिए नगर निगम को भी कहा और इस जल जमाव को लेकर मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी बहुत बात हुई थी, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, कुछ नतीजा नहीं निकला है। हम लोग भी सांसद से कई बार मिले हैं, आश्वासन दे देते हैं करवाएंगे, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। हम लोगों के वार्ड में सांसद के तरफ से कुछ भी काम नहीं किया गया है। किस वार्ड का ये मामला है? किस वार्ड में है? हम 44 वार्ड में हैं। पूर्व पार्षद हैं नरेंद्र नाथ झा। आपके वार्ड में सांसद महोदय तरफ से कोई भी काम नहीं हुआ? कोई भी काम नहीं हुआ है। विधायक संजय सरावगी के तरफ से थोड़ा मोड़ा काम हुआ है। MLC विनोद चौधरी के तरफ से भी कुछ काम हुआ है, लेकिन सांसद के तरफ से कुछ काम नहीं हुआ है, एक भी काम नहीं। बिहार सरकार द्वारा स्वास्थ्य महकमे पर खासा ध्यान दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी दरभंगा मेडिकल अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की स्थिति दयनीय बनी हुई है। गंदगी तो छोड़े, लेकिन भवन की स्थिति जर्जर बनी हुई है। कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। एगो टाइम बताता, वो दिन हम अपन टाइम के भवन जर्जर के संबंध में जब हमारे संवाददाता दिलीप झा ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सूरज नायक से बात की तो उनका कहना था कि स्वास्थ्य सचिव को जानकारी दी जा चुकी है, जल्दी नए भवन का निर्माण किया जाएगा। सर्जरी बिल्डिंग के लिए हम लोग ने इसके लिए जो लिखित सूचना दी थी विभाग को और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को भी दिया गया था। कुछ दिन पहले यहाँ बिल्डिंग के जो प्रधान सचिव हैं सुधीर बाबू, उन्होंने इसका निरीक्षण भी किया था और उन्होंने आदेश भी किया था कि इसको हम लोग रिपेयर वर्क शुरू करवाएंगे। इधर अभी प्रधान सचिव ने आया था, उनको हमने बिल्डिंग दिखलाया था और कहा था कि इस बिल्डिंग को अब जगह टूट रहा है, टूट के इसका गिर रहा है और ऐसे में कोई भी खतरा हो सकती है। तो प्रधान सचिव ने कहा था कि इसको हम लोग फिर नया सिरा से बनवाने के लिए इसको करेंगे और उन्होंने एक इंजीनियर को भेजा था वहाँ पटना से, बिहार स्टेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन का,
जो मुआयना करके गया है, वहाँ से इस बिल्डिंग को फिर से नया सिरा से बनाने की जरूरत आवश्यकता होगी अगर उसके रिपोर्ट के बाद, तो यहाँ पर ये बिल्डिंग जो है इसको तोड़ के फिर नया बनाने का काम किया जाएगा। मेडिसिन विभाग में भी जो पुराना बिल्डिंग है जो सिंगल स्टोरी है, वहाँ भी अभी विभाग में और नया नया जो सुपर स्पेशलिटी ब्रांच खोलने की बात हो रही है, तो वहाँ भी हम लोगों ने इस बात को रखी थी प्रधान सचिव के पास में, जो पिछले दिनों में यहाँ निरीक्षण किया था, तो उसमें उन्होंने भी कहा कि इसका भी प्रपोजल बनेगा और वहाँ भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल 6 बिल्डिंग के लिए उन्होंने आदेश दिया है, जिसमें एक सीनियर रेजिडेंट का 82 BHK का फ्लैट बनने जा रहा है और 100 नर्सेस का 1 BHK का फ्लैट बनेगा। 600 के लिए उन्होंने प्रपोज किया था, जिसमें शुरुआत में 100 बनने जा रहा है। और एक सेंट्रल इमरजेंसी भवन हम लोगों ने कहा था कि अभी इमरजेंसी सर्जरी के एक कोना में उसी भवन में चलता है, उसको उन्होंने प्रपोज किया था कि यहाँ अलग से बनना चाहिए। उसके लिए उन्होंने सैंक्शन कर दिया है और अब बिहार स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन जो है उसको बनाने का काम जल्दी शुरू करेगा। हम लोगों ने जगह भी चिन्हित कर दिया है। एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन भवन भी बनेगा, जहाँ सारा एक ही बिल्डिंग में सभी तरह की जांच की सुविधा रहेगी। और एक ट्रॉमा सेंटर जो बनने वाला था, उसका भी जगह हम लोगों ने दे दिया था और बहुत जल्दी वो बनना शुरू हो जाएगा। उसके जो जिनको मिला है वो काम, वो एजेंसी आई थी यहाँ पर, वो बहुत जल्दी काम शुरू करने वाला है। इस तरह से यहाँ नया सिरा से बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। और जो रिपेयर की ज़रूरत है उसके लिए यहाँ पर जो लोकल बिल्डिंग डिपार्टमेंट है वो ये काम करेगी, उसको भी हम लोगों ने यहाँ से दे। लेकिन सर्जिकल विभाग का पिलर्स अभी ध्वस्त हो रहा है, क्या कभी भी वो बैठ सकता है? उसके लिए इसलिए इंजीनियर को भेजा गया था, इंजीनियर उसका मुआयना करके गए हैं और वो प्रपोज करेंगे इसको, क्योंकि वो बिल्डिंग हम लोग को भी लगता है कि फिर से नया सिरा से बनाने की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों ने यही प्रपोज किया है। अब ये चूँकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काम है, इंजीनियर देखिएगा कि इसमें क्या कर सकता है, क्या करने की ज़रूरत है इस बिल्डिंग को बचाने के लिए, या पुनः नया सिरा से बनाना है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में बीबी पाकर अवस्थित डॉन बॉस्को स्कूल के छात्र छात्राओं ने 100% ए ग्रेड में 46 छात्रों ने 10 अंक, 30 छात्रों ने 9.8 अंक, 42 छात्रों ने 9.6 अंक, 57 छात्रों ने 9.4 अंक एवं 11 छात्रों ने 9.2 अंक लाकर अपने अभिभावक के साथ साथ स्कूल का भी नाम रोशन किया। वहीं बंगाली टोला अवस्थित होली मिशन स्कूल के छात्र छात्राओं ने 100% रिजल्ट लाकर विद्यालय समेत अभिभावक का नाम रोशन किया। और इतने शानदार रिजल्ट के लिए 100% रिजल्ट आपके विद्यालय में आया है, पहली बार आपके विद्यालय से बच्चे फेल हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी हो रही है और हम मेहनत जो किए उसका सफलता अच्छी मिली है, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। स्कूल के जो टीचर्स हैं और मैनेजमेंट स्टाफ उनका कैसा रोल रहा है आपके पढ़ाई के प्रति? बहुत ही अच्छी रही है, सब टीचर्स और सभी ने बहुत मेहनत की है। क्या नाम है? स्वरूप कुमार। ज़्यादातर बच्चों को 10 पॉइंट आया और 25% को 10 पॉइंट रिजल्ट आया। कैसा पढ़ाई के दरमियान जो टीचर्स हैं आपके, उनका कैसा रोल रहा है आपके प्रति, किस तरह से अपनी तैयारी की परीक्षा की? टीचर का यहाँ बहुत अच्छा रोल रहा है, बहुत अच्छे से वो लोग पढ़ाते हैं, हर एक मेन पॉइंट्स को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। रिज़ल्ट है और ये हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सीख होनी चाहिए। और जो हमारे डॉन बॉस्को स्कूल जो दरभंगा में टॉप किया है, ये दरभंगा ही में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भी टॉप कर सकता है। कैसी तैयारी रही आपकी एग्जामिनेशन के दौरान? तैयारी बहुत अच्छी थी, जिसमें हमारे पेरेंट्स ने हमें कोऑपरेट किया, टीचर्स ने बहुत मदद किया और स्पेशली इस स्कूल के डायरेक्टर ने बहुत ही मेहनत की हमारे ऊपर। स्कूल के टीचर्स का कैसा रहा आपके पढ़ाई का? टीचर्स ने कदम कदम पे हम लोगों का साथ दिया और जिस हद तक उनको करना चाहिए था पूरे पॉसिबिलिटी उनकी। प्राइवेट ट्यूशन्स का भी सहारा लेना पड़ा आपको इस मुकाम को हासिल करने के लिए? नहीं, प्राइवेट ट्यूशन का सहारा तो नहीं लेना पड़ा। विद्यालय में उस तरह की पढ़ाई होती है कि आपको बाहर पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है? बहुत उम्दा पढ़ाई होती है, शायद ही किसी स्कूल में ऐसी पढ़ाई होती है। क्या नाम हुआ आपका?
मोहम्मद आतिफ जमील। 10वीं की रिजल्ट आई है, आपके विद्यालय ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आप हमारे विद्यालय ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस बार दिया है। ऐसे तो हमारा स्कूल 1992 से 10th का रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त देता आ रहा है, लेकिन इस बार अपने बल पे अपने एफिलिएशन की वजह से हमारा स्कूल पूरे दरभंगा में टॉप किया है और मैं खुश हूँ। और सबसे पहले मैं अपने गार्जियन, अपने टीचर्स और अपने आप को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी कड़ी मेहनत से आज हमारा इतना रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। स्कूल्स की पढ़ाई जो होती है, जो अदर इंस्टीट्यूट में होता है कि बच्चे को बाहर ट्यूशन लेना पड़ता है, उसके बाद वो इस मुकाम को हासिल कर पाते हैं, आपके विद्यालय की पढ़ाई की व्यवस्था किस तरह की है? हमारे विद्यालय की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है। ट्यूशन कोई माने नहीं रखता है, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी चीज़ है। ट्यूशन में टाइम भी वेस्ट होता है और उतना ध्यान से ट्यूशन आदमी नहीं पढ़ सकते, लेकिन सेल्फ स्टडी से वो कुछ सीखेगा। पहली बारी इतनी अच्छी रिजल्ट आना, क्या लगता है कि आपको मतलब इतना अच्छा अचीवमेंट है? ये तो बहुत खुशी की बात है, इससे आगे तो क्या नहीं सकता। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग सभी विद्यार्थी इसको? बिल्कुल। टीचर्स का कैसा कोऑपरेशन रहा है आपका पढ़ाई के प्रति? बहुत ही अच्छा। कहीं गए पे हम लोग पिछले तो हमारे टीचर ने हमें सहारा देके हमें उठाया और इसीलिए आज हम लोग इतना अच्छा रिजल्ट दे पाए। क्या नाम है? मोहम्मद कर। सर, जैसा आपको पता ही है कि दरभंगा में जो डॉन बॉस्को स्कूल है उसने काफ़ी अच्छी रिजल्ट जो है दरभंगा शहर को दिया है। पहले बार में ही इस तरह की सफलता मिली है। आप इस विद्यालय में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो कैसा बच्चों का ये रुझान रहा है मैथमेटिक्स प्रति और किस तरीके से आपने उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और इस अच्छे रिजल्ट में आपका भी एक अहम योगदान रहा है, आप कैसे उसको मेजर करते हैं, किस तरीके से देखते हैं उसको आप? सबसे बड़ी बात है कि मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक्स बताए जाते हैं, एक टॉपिक्स को जहाँ तक प्रयास किया जाता है कि वो क्लियर किया जाए, और जब तक स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते नहीं हैं। और प्रत्येक स्टूडेंट पर इस बात का ध्यान दिया जाता है कि सारे स्टूडेंट उस टॉपिक को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, और टेक्निकली उसको पढ़ाना पड़ता है, देखना पड़ता है। और साथ साथ स्टूडेंट्स का भी कोऑपरेशन रहता है। स्टूडेंट्स का जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है कि टीचर स्टूडेंट को पहले इंटरेस्ट पहले देते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ताकि वो अच्छा से अच्छा कर सके और उस टॉपिक्स को माने फॉलो कर सके। तो इसके लिए हम लोग टेक्निकली हम लोग देखते हैं, हर टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। मैनेजमेंट का कैसा रोल आता है बच्चों का जो इस तरह? मैनेजमेंट का रोल माने बहुत ही अच्छा है और शुरू से ही अच्छा रहा है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या नाम है? शशि सहाय। आप सर अंग्रेजी के अध्यापक हैं इस विद्यालय में, कैसी तैयारी बच्चों की रही है जो इस तरह का 100% रिजल्ट आया है आपके द्वारा से? तैयारी तो पुरकस थी, क्योंकि हम सारे टीचर ने बहुत मेहनत किया है अपने इन बच्चों पर, और इसी का प्रतिफल है कि हमें ये हमारा स्कूल न सिर्फ दरभंगा में बल्कि कमिश्नरी में टॉप किया है। और रियली वी आर वेरी हैप्पी टू अचीव दिस रिजल्ट, and in this reference I want to say that our director sir is complete leader and guardian, and they always guide ourselves. बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे हमारे बहुत ही अनुशासित हैं, बहुत ही मेहनती हैं, और जो गाइडलाइन हम शिक्षक देते हैं उनको वो बहुत बढ़िया से तन्मयता से माने अपने होमवर्क को ये करते हैं, पूरा करते हैं, और ये इसी का नतीजा है। क्या नाम है? दरभंगा में लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले मैं डॉन बॉस्को को शुभकामना देना चाहूँगी कि जिस मेहनत से हम लोगों ने काम किया उस मेहनत का फल हमें 100% मिला। जो 46 बच्चे ने 100% रिजल्ट आए, 10 में 10 पॉइंट लेके आए हैं। तो ये प्रथम प्रयास है और इस तरह का रिजल्ट आया है, इस तरह से आप लोग क्या महसूस हो रहा है कि आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आप लोग कितनी तैयारी के साथ आप लोग ये? अभी तो हम लोगों ने 46 लाए हैं, इंशाअल्लाह हम लोग चाहते हैं कि इससे अच्छा बेहतर रिजल्ट दे और 100 में 100 बच्चे मार्क्स लेके उठें, कि गार्जियन टीचर सबकी मेहनत कर रहे। CBSE 10th की रिजल्ट सर आई है और आपके विद्यालय ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कैसे देखते हैं इस रिजल्ट को आप? CBSE का जो रिजल्ट अभी हमारे स्कूल का आया और हमारा स्थान
पूरे दरभंगे में प्रथम है। मैं सबसे पहले तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, गॉड का, कि भगवान ने हम पर कृपा किया और एक बेहतर रिजल्ट हम लोगों ने दिया है। इसका पूरा श्रेय मैं अपने बच्चों को देना चाहूँगा, अपने स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगा और गार्जियन हजरात को देना चाहूँगा, क्योंकि बगैर इनके पेरेंट्स के बगैर सिंसियर होने के इतना अच्छा रिजल्ट होना नामुमकिन बात थी। मैं अपनी तरफ से, पूरे स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों ने जो इस तरह के रिजल्ट लाए हैं, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मैं उन तमाम बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन तमाम बच्चों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन तमाम बच्चों को मैं दिल के गहराई से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनकी मेहनत ने एक अच्छा रिज़ल्ट दिया है। न कि ये रिज़ल्ट सिर्फ उनके लिए बल्कि इस पूरे दरभंगा, पूरे इस मुल्क के लिए नाम रोशन करता है और यकीनन इसका श्रेय हमारे तमाम टीचरों को भी जाता है। और इस तरह का रिज़ल्ट स्कूल को बराबर आने पर स्कूल की उन्नति होती है और यकीनन 1992 से ये स्कूल बोर्ड का एग्जामिनेशन देता आ रहा है और हमेशा इस स्कूल का रिज़ल्ट 100% आया है। मैं आपको ये बताता चलूँ और साथ ही साथ इस वर्ष जो ये रिज़ल्ट है ये CBSE से एफिलिएशन के बाद हमारा ये पहला रिज़ल्ट है और इसके हिसाब से जो हम लोग इसको देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जितने भी इसके हम अपने गॉड की और अल्लाह की और भगवान की मैं ये करूँ वो कम है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और यकीनन हमारे टीचरों ने भी बहुत ही मन लगा करके बहुत दिल के गहराई से मेहनत से अपने बच्चों को सींचा है। यह फर्स्ट टाइम है सर जब ग्रेडिंग सिस्टम शुरू हुआ है और विद्यालयों का जो आकलन है, रिजल्ट का जो आकलन है वो ग्रेड सिस्टम पे किया गया है, तो इसका क्या तरीका है सर या मेथड है उसको कैलकुलेट करने का, जो किस किस विद्यालय ने कितना % मार्क्स लाया है, कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? और जैसा कि आपने अभी रिजल्ट देखा होगा पेपर में, विभिन्न अखबारों में भी हमने देखा है कि जी कुछ अखबारों में जैसे हिंदुस्तान और दैनिक वगैरह में जो आपने अगर देखा है तो उसमें हिंदुस्तान ने मुझको तीसरे नंबर पर डाला है, जबकि अंक के एतबार से जो मेरा पोजीशन है वो पहला है। उन्होंने जैसे कि उन्होंने जैसलमेरी को या मुंबई को 621 लड़के और 650 लड़कों के बीच में उनके लड़के 34 और 35 आ रहे हैं, तो परसेंटेज अगर देखा जाएगा तो उनके यहाँ 10% मार्क्स लाने वाले लड़कों की संख्या 5% और 11% है, जबकि हमारे यहाँ 10 में 10 अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की तादाद, उनका अंक हमारे यहाँ 25% है। तो 186 लड़के में हमारे 25% वो लड़के हैं जिन्होंने 100 में 100 मार्क्स ऑब्टेन किया, यानी 10 में 10 अंक प्राप्त किए हैं और हमारा मिनिमम मार्क्स जो है वो 9.2 यानी 92% है। तो बगैर किसी दो राय के और बगैर किसी इसके तो आप ये कह सकते हैं कि डॉन बॉस्को जिले में अव्वल रहा है 100%। मैंने इसमें कोई संतोष की बात ही नहीं है कि तो रिजल्ट है, आंकड़ा है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। नेट पे जाइए, रिजल्ट निकालिए, उसको देखिए। किसी स्कूल के खाका कहने से कुछ नहीं होता है। जो रिजल्ट आपके सामने उपलब्ध कराया गया है, जो रिजल्ट आपके नेट पे, उस नेट को देखने के बाद 100% डॉन बॉस्को स्कूल ने अपना इस वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया पूरे दरभंगा में। इस सिस्टम को आप किस रूप में देखते हैं? ये जो ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया गया है, अंकों की तालिका घटा ग्रेडिंग किया गया, तो जो जिले में टॉप आते थे या स्टेट में टॉपर्स होते थे वो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते थे उनको ये चीज़ अब नहीं मिल पा रही है। देखिए, ये जो CBSE के जो नॉर्म्स हैं और CBSE ने जो इस पैटर्न के हिसाब से जो अब ग्रेडिंग सिस्टम किया है, इसमें इंडिविजुअल किसी लड़के को तो चुनना नामुमकिन बात हो जाती है। अब आप अंक तालिका में अपने स्कूल से ये निकाल सकते हैं कि मेरे स्कूल से 10 अंक प्राप्त करने वाले इतने लड़के हैं, 9.8 अंक प्राप्त करने वाले इतने लड़के हैं, लेकिन एग्जैक्ट उसमें से किस लड़के ने कितना मार्क्स लाया ये नामुमकिन बात है कि आप नहीं निकाल सकेंगे। और CBSE का यही मंशा भी था कि लड़के के मोरल बूस्टिंग के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था कि लड़के सुसाइड वगैरह कर रहे थे, उसको हटाने के लिए उन्होंने ऐसा निकाला। लेकिन ईमानदाराना बात यह है कि जो रिज़ल्ट का परसेंटेज मार्क्स है वो आज भी पेरेंट्स उसको चाहते हैं और मेरे साथ मजबूरी है कि मैं इस बात को नहीं बोल सकूंगा, लेकिन जो पेरेंट्स की डिमांड है और जो पब्लिक डिमांड है वो ये है कि हर माँ बाप अपने बच्चे का एग्जैक्ट मार्क्स चाहता है कि मेरे बच्चे ने क्या अंक प्राप्त किया है, ये क्या अचीवमेंट है वो तो पता चलना चाहिए। हाँ, तो ये एक बात आती है। अब जैसे कभी आपने ISC का मार्क्स देखा होगा, CBSE का हो या जिसका भी मार्क्स अभी आया उसमें अंक माने आपके सामने आ रहा है, उससे ये समझ में आ रहा है कि फलाने बच्चे ने अच्छा रिजल्ट किया है, फलाना बच्चा दरभंगा में टॉपर है। तो ये एक बड़ी बात होती है और ये एक हेल्दी कंपटीशन है मेरे नज़र में, ये कि हेल्दी कंपटीशन है और इंडिविजुअल उस बच्चे को पढ़ने का मौका मिलता है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है।
अभी स्कूल का मामला होता है, स्कूल अपने आप को अपने तरीके से देखता है। बहरहाल जिन लोगों ने इसको अडेप्ट बनाया होगा, जाहिर सी बात है उनकी सोच बड़ी होगी और उसके हिसाब से उन्होंने किया होगा, हम उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और मैं दरभंगा के तमाम स्कूल को आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि दरभंगा के तमाम स्कूल ने अपने जगहों पर बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल किया है। मैं तमाम स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने स्कूल की तरफ से एक अच्छे रिजल्ट के लिए। और हम तमाम स्कूल वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों पर बेहतर से बेहतर काम करें, बेहतर से बेहतर उन पर अपना समय दें ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ सके। और न कि सिर्फ रिजल्ट ही मानी रखता है, हम उनके कैरेक्टर को भी बिल्डअप कर सकें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के दौर में है। आज का हमेशा से रहा है कि बच्चों का कैरेक्टर डेवलप हो ताकि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक हम दे सकें, ये हमारी सोच होनी चाहिए। और अगर हर स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल अगर इस सोच पे आ जाएं तो कोई वजह नहीं है कि हमारा दरभंगा पूरे हिंदुस्तान में टॉप पे लगे। अब सर आपको CBSE से 12th की भी संबद्धा मिल चुकी है, तो क्या इस साल से आपकी पढ़ाई शुरू हो रही है? हाँ, मैंने बहुत अच्छी बात हुई है कि हमारे स्कूल को इस बार 12th का भी एफिलिएशन मिल चुका है और आज से ही हम लोग 11th के एडमिशन का कार्य शुरू कर दिया है हम लोगों ने। और ऊपर वाले से दुआ है कि हम लोग इसमें भी कामयाबी दे और हमारे बच्चे अच्छा से अच्छा इसमें भी कर सकें। शुक्रवार को दरभंगा स्थित ब्रिलियंट एकेडमी LL-पट्टी में बच्चों को आग से सुरक्षा एवं बचाव व भूकंप से संबंधित बचाव का ड्रिल कराया गया। ड्रिल अग्निशमन विभाग के अग्रणी दस्ता के सदस्य राम अखिलेश सिंह के दिशा निर्देश में कराया गया, जिसमें आशीष सिन्हा ने बच्चों को आग एवं अग्निशमन यंत्र के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आग लगाकर उसे बुझाने का गुर बच्चों को सिखाया। साथ ही भूकंप आने पर बच्चों को क्या करना चाहिए इसका भी गुर बच्चों को सिखाया। इस मौके पर विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रंजना रानी मिश्र ने आपदा प्रबंधन दल का गठन किया, जिसमें शिक्षक अर्चना चौधरी, पीताम्बर झा एवं अमित कुमार, छात्र काजल कुमारी, रेशमी रंजन, अमित कुमार, ईश्वर नारायण को सदस्य बनाया गया। चलो जल्दी जल्दी, मतलब धीरे धीरे जल्दी झुक करके सर पे ऐसे हाथ रखो ना, अरे सर पे ऐसे बीच में, सर पे बीच में, हाँ बीच में बेटा, हाँ सर पे हाथ रखो भव्या, वैसे नहीं रखा जाता। हो गया। 1 जून को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर विजय प्रसाद सिंह ने एससीए संवाददाता वेरू से बात की। आइए आपको दिखाते हैं बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। कभी उसका अति मार देता है। आगे आप में उपस्थापित की जाएगी और वित्त समिति द्वारा लिए गए निर्णय का संज्ञान लेते हुए आगे उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो सिर्फ क्या इस पर क्या विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक क्या उस पर निर्णय से पूर्व तो कोई निर्णय की बात नहीं कही जा सकती ना, निर्णय तो होना बाकी ही। सर क्या लग रहा है आपको कि इस पर कब तक निर्णय हो जाएगा और इस पर इम्प्लीमेंट होने की संभावना है? कुलपति जी की बहुत सकारात्मक सोच रहती है और प्रावधान में ऐसी बातें आती है तो यह कर्मियों के भी हित में होगा और विश्वविद्यालय के विद्यालय में जितने आउटसोर्सिंग और कर्मी बहाल हैं उस कंपनी को हटा दिया जाएगा और विश्वविद्यालय अपने स्तर से उसकी बहाली करेगी। सर क्या ये पूरा सर ये विषय था? मैं आपको बताऊं कि अभिषेक के निर्णय के बैठक के पूर्व ये निर्णय वित्त समिति की बैठक में हुई थी और वित्त समिति ने ही यह निर्णय लिया था कि विश्वविद्यालय में कार्यरत आउटसोर्स पर कर्मियों की सेवा राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार संविदा पर कन्वर्ट कर दी जाए।
वित्त समिति की यह निर्णय अविशद के बैठक में भी रखी है। माननीय अविशद के कतिपय सदस्यों ने यह जानना चाहा कि कितने लोग कार्यरत हैं, उनके नाम, पता, कार्यरत रहने की तिथि, इन चीज़ों की विवरणी उपस्थापित किया जाना चाहिए। कुलपति ने इसे स्वीकार किया और निर्णय हुआ कि अगली बैठक में ऐसे सभी कार्यरत कर्मियों की विवरणी तैयार कर अविशद के बैठक में उपस्थापित की जाएगी और वित्त समिति द्वारा लिए गए निर्णय का संज्ञान लेते हुए आगे उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो सिर्फ क्या इस पर क्या विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक क्या उस पर निर्णय से पूर्व तो कोई निर्णय की बात नहीं कही जा सकती ना, निर्णय तो होना बाकी ही। तो सर क्या लग रहा है आपको कि इस पर कब तक निर्णय हो जाएगा और इस पर इम्प्लीमेंट होने की संभावना है? कुलपति जी की बहुत सकारात्मक सोच रहती है और प्रावधान में ऐसी बातें आती है तो यह कर्मियों के भी हित में होगा और विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी। सर ऐसा लग रहा है कि पूर्व में जो जिस प्रकार से कंपनी द्वारा कुछ नियुक्ति की गई थी उस पर ऐसा भी सर सवाल खड़ा हो सकता है कि जिन लोगों की नियुक्ति की गई उनकी कैसा चरित्र है, उनकी जो नियुक्ति है उनकी क्या प्रक्रिया हुई होगी और पुनः जो विश्वविद्यालय अपने स्तर से उन्हें जो वेतन देगी कहीं न कहीं थोड़ी सी विसंगतियाँ उत्पन्न होगी। देखिए चरित्र शब्द से जो आपने कुछ जानने की कोशिश की उसका तो मैं अर्थ ही नहीं समझ पाया। सर उनका क्या काम करने की एबिलिटी कुछ अलग अलग हो सकती है। जी सर यही समझना है कि उनके क्या काम करने तो की ये तो हमेशा दो व्यक्ति के काम करने की एबिलिटी में कुछ ना कुछ अंतर होता है, कोई हमेशा 19 होता है, कोई हमेशा 20 होता है। इस पर क्या कहा जाए? सर कंपनी अगर रखती थी किसी आदमी को इससे पूर्व तो वो अपने स्तर से भी किसी को बहाल कर सकती है, जैसे वो सेवा में दिया, फिर विश्वविद्यालय अपने स्तर से उसे काम लेगी तो कहीं न कहीं थोड़ी सी मैं ये उत्पन्न होगी कि उनकी बहाल करने की क्या प्रक्रिया थी और विश्वविद्यालय अपने स्तर से कैसे उसे कार्य कराएगी। देखिए विश्वविद्यालय तो इस बात का जब अपने स्तर से उसको यह निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी तो अभी तो कंपनी के जिम्मे की बात है, माना कि उनके द्वारा भेजे गए लोगों में कार्यक्षमता का जहाँ सवाल है तो कुछ लोग ऐसे मिल ही सकते हैं जो उपयोगिता के मानदंड पर नहीं उतरते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ही अच्छे हैं। तो ये अंतर तो होता भी है, अंतर स्वाभाविक भी है, नेचुरल डिफरेंस है। अब विश्वविद्यालय को यह करने की जरूरत होगी तो विश्वविद्यालय उस समय इस बात का ख्याल रखेगी और भी कुछ बातों को ख्याल रखने की जरूरत पड़ सकती है और अध्यादेश को देखने के बाद स्पष्ट होगा, इसलिए इससे ज़्यादा मैं उस पर नहीं कह सकता। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जिले के ग्रामीण इलाकों में पुस्तक परिक्रमा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम 29 मई से शुरू होकर 13 जून तक चलेगा। इस संबंध में मोबाइल पुस्तक परिक्रमा प्रभारी अशोक यादव ने शेष संवाददाता वीरू को विस्तृत जानकारी दी। कोई प्रेफरेंस मिलने वाला करने के लिए आए। ये सरकार का योजना ये है कि जो है गांव तक जो है कि पुस्तकें जो है पहुँचे और जो है कम दरों पे। ये हमारा जो है अभी जो है 6 जिलों में प्रोग्राम चल रहा। पहला डिस्ट्रिक्ट जो है सुपौल से मधुबनी, अभी इसमें हम जो है मधुबनी से दरभंगा है और हमारा भी जो है आगे जो है मुजफ्फरपुर और मोतिहारी और लास्ट जो है गोपालगंज है। तो एक बार में जो है 6 जिलों का जो है कवर करते हैं, फिर जो है दूसरे राउंड में 6 जिले फिर करते हैं, 3 राउंड में जो है बिहार को हम सभी डिस्ट्रिक्टों में जाते हैं। तो ये क्या योजना है सरकार का और क्या सरकार देना चाहती है यहाँ आम जनों को? ये तो ये जो है पुस्तकों का प्रचार प्रसार है। लोगों जो है पुस्तकों के प्रति जो है रुचि कम होती जा रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ऐसी जो है प्रदर्शनी वाहन जो है चलाई जाती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल बुक फेयर वगैरह तो चलते हैं, लेकिन ये ग्रामीण स्तर पे चलाया जाता है ताकि जो ना सभी के पास जो है पुस्तकें आराम से पहुंच जाएं और लोग खरीद भी सकें और जो है कम दरों पे। यहाँ अधिकतर इंग्लिश की किताबें अधिक देखी जा रही है। जी जी जी। तो फिर इंग्लिश की किताबें अधिक देखी जा रही है और ग्रामीण की आप बात करते हैं? नहीं, इसमें जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों रखे जाते हैं, चूँकि जो है ना जैसे यूनिवर्सिटी में यहाँ इंग्लिश भी लोग रुचि रखते हैं
और ग्रामीण स्तर पे जो हमारे पास नवसाक्षर सीरीज भी किताबें हैं जिसकी कीमत जो है 10 रुपये से लगा के जो है 400 रुपये तक है। तो ये अब किताब सरकार द्वारा आपको दिया जा रहा है या आप ये अपने स्तर से बुक यानी एजेंसी से परचेज करते हैं? नहीं, ये सरकार के स्तर पे चलाए जा रहे हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण स्तर पे जो है पुस्तक प्रदर्शनी वाहन द्वारा चलाई जाती है। तो ये जो है अभी आप कहने ग्रामीण स्तर के लिए, तो आप तो शहर में लगाए हुए हैं, ग्रामीण स्तर पर ऐसे आप नहीं ले जा रहे हैं, तो क्या ग्रामीण स्तर पे जो है हम लोग जाते हैं अभी, चूंकि यूनिवर्सिटी में यहाँ पे लोगों के जो है ना अधिक उत्साह वजह से जो है यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि आपकी नज़र में जब ग्रामीण की बात करते हैं तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को इसकी जानकारी नहीं है क्या? तो ग्रामीण स्तर पे जो है हम लोग हैंडबिल या न्यूज पेपर द्वारा, इंटरनेट द्वारा ये जो ना सब जानकारी दी जाती है। अभी तो सब जगह सड़क बन गई है, ग्रामीण स्तर पर भी अपने वाहन को ले जा सकते हैं, चाहे सुदूर क्षेत्र बिरौल हो, सुपौल हो, कुशेश्वर स्थान हो, वहाँ भी जा सकती है आपकी सवारी। ऐसा जो है ग्रामीण स्तर पे हर गांव में तो हम नहीं जा सकते, तो अधिकतर हमारा यही कोशिश रहता है कि हम कचहरी में या कलेक्ट्री पे जो है खड़े होते हैं, वहाँ पे ग्रामीण लोग के भी आराम से पहुँच जाते हैं, लोग देख सकते हैं। अब हर गांव में तो मुश्किल है। गांव की बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस चीज पर भी जाते हैं तो कहीं न कहीं ग्रामीण स्तर के लोगों को इससे सुविधा होगी। हाँ, ग्रामीण स्तर हम लोग ब्लॉक लेवल पे भी जाते हैं। ब्लॉक लेवल पे जो है वहाँ पे जो है गांव के लोग भी कवर हो जाते हैं। दूसरी बात हमारा स्कूल में जो है पहले तो आपका आंगनबाड़ी जो चल रहा है उसमें भी जाते हैं, ये बंद होने की वजह से हम आंगनबाड़ी में नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही आप कर रहे हैं? नहीं, शहरी क्षेत्र में तो नहीं कर सकते। अभी तो ये यूनिवर्सिटी में जो है यहाँ पे लोगों के कहने का अनुसार लगाए, नहीं तो हम अधिक करके जो है हम कलेक्ट्री में खड़े होते हैं, वहाँ पे गांव के लोग सभी आते हैं और अब वहाँ पे सब लोग जो है गांव के स्तर पर शहर के लोग सभी जो है। लेकिन कई दिनों से दिखाया जा रहा है कि आप यहीं लगा के स्टॉल बेच रहे हैं पुस्तक को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो देखिए, वैसे तो हमारा तो आज प्रोग्राम खत्म हो गया था, हमारा कल का मुजफ्फरपुर है, लेकिन यहाँ पे लोग बच्चों का भी उत्साह वजह से कहने का आप कल भी रखिए। तो अभी देखते हैं, हम अपने अधिकारी से बात करेंगे, अगर वो कहते हैं कि कल आप यहीं रुक जाइए फिर नेक्स्ट दिन तो हम जा सकते हैं मुजफ्फरपुर। क्या नाम है आपका? जी, अशोक कुमार यादव। आप क्या है इसमें तो पोस्ट हमारा तो लिपिक का है, हम इसे प्रदर्शनी वाहन के प्रभारी हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा के निर्देश पर 1 जून को शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सघन दोपहिया वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें दोपहिया वाहन स्वामियों से वाहन के कागजातों की जांच पड़ताल के साथ साथ डिक्की की भी जांच की गई, जिसमें बढ़ते हुए अपराध पर कुछ हद तक नियंत्रण रखा जा सकेगा। हाँ भैया, हाँ भैया, पहले कॉन्फ्रेंस करा। हम लोग यहाँ चेकिंग चला रहे हैं। आपके प्रूफ होना चाहिए, आपके मामा, आपका लाइसेंस ऐसा कोई प्रूफ होना, ये भैगना है, ये मामा है, ये कि आप दूसरे का गाड़ी लेके शहर में घूम रहे हैं, अभी चेकिंग चल रहा है, क्या परेशानी हो रही है आपको गाड़ी चलाने में? सर, हम दूसरे का गाड़ी लेके नहीं आ रहे, दूसरे की गाड़ी का है, तो मेरी खुद की गाड़ी है। क्या आप अभी जो अभी चेकिंग में क्या परेशानी हुई है आपको? सब कुछ दिखा दिए होंगे, सब कुछ दिखला दिए मेरे पास में, मेरा सब कुछ मैं गाड़ी का एक पेपर, इंश्योरेंस, लाइसेंस, मैं सब कुछ मैं ठीक है बोले जाने के लिए। सिर्फ पाँव में जूता नहीं था, उसी के कारण थोड़ा समझाया है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैंने परेशानी हुई है। हाँ, कम से कम जूता भी पहनना जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार है। जी हाँ, ये जो यहाँ जो अभी विद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ जो आप ये इनकम टैक्स हो रहा है पर गाड़ी का चेकिंग कर रहे हैं, क्या सर ये चेकिंग है? क्या चेकिंग कर रहे हैं आप? क्या चेकिंग कर रहे हैं? रिवॉल्वर, पिस्टल, प्लस ऑनर बुक इत्यादि। ऑनर बुक। तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ लोगों का भी कहना है कि जैसे कुछ लोग अपने गाड़ी लेकर चले आते हैं, पड़ोसी का या किसी का तुरंत आ रहे हैं, इसके साथ आप क्या करते हैं? उसे नियम तक क्या करते हैं आप? देखिए, उसको हम कन्फॉर्मेंट हो लेते हैं, उसके बाद उसको कन्फर्म हो लेते हैं,
अगर कोई संबंधी गाड़ी लेके आ जाता है उसे फिर आप यहाँ चेकिंग के दौरान पकड़ लेते हैं और फिर उसके साथ आप क्या करते हैं? वही तो बताया आपसे, कौन हो लेते हैं। तो क्या ये चेकिंग निरंतर चलेगी या कुछ आज विशेष चेकिंग अभियान है? नहीं, ये सीनियर एसपी साहब का आदेश है, उसी पर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम MNI बेग, सब इंस्पेक्टर टाउन थाना। यहाँ ये जो ये वाहन चेकिंग हो रहा है सर, क्या ये चेकिंग है? ये वाहन चेकिंग कर रहे हैं अभी थाना के सामने में, विशेष क्या? विशेष नहीं, मेरे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश हुआ कि 2 घंटा गाड़ी चेकिंग आप लोग करेंगे। क्या क्या चेक करेंगे? हम लोग गाड़ी चेक करें। क्या क्या चेक कर रहे हैं गाड़ी में आप? साइकिल में, गाड़ी में कागज पत्र चेक कर रहे हैं। सिर्फ 2 चक्का ही चेक कर रहे हैं और इससे बड़े वाहन का भी चेकिंग कर रहे हैं? बड़े वाहन भी जिस पर शक होता है उसको रोक करते हैं। जेबी आंदोलन के अनुयायी गिरिजा सतीश के नेतृत्व में मिथिला भूमि के बदलाव को लेकर संपूर्ण परिवर्तन यात्रा 1 जून से प्रारंभ की गई। यह कार्यक्रम 1 जून से 8 जून तक चलेगा। और किताब सब आप अपने पास रखिए। यह संपूर्ण परिवर्तन यात्रा बिहार के
दरभंगा जिले से हम लोग प्रारंभ किए हैं। इस यात्रा का कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर निकाला गया है और इस उद्देश्य पर हमारे बीच में उपस्थित परिवर्तन यात्रा के वरिष्ठ साथीगण आपके बीच में रखेंगे। और इस परिवर्तन यात्रा का क्या उद्देश्य है, हम क्यों आपके बीच में आए हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा समाज कैसा हो, हमारे बच्चे कहाँ पढ़े, इन तमाम चीजों को लेकर यह संपूर्ण परिवर्तन यात्रा आज आपके गांव में आया है। हम चाहेंगे कि इस गांव के जो सज्जन आवाज हमारी सुन पा रहे हैं इस सभा स्थल पर आए और इस संपूर्ण परिवर्तन यात्रा का जो उद्देश्य है उसको आप सुने, समझे और जहां तक संभव हो इस यात्रा में अपना विचार हमें दें, ताकि यह जो हमारा संपूर्ण परिवर्तन यात्रा का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। अपने संपूर्ण परिवर्तन यात्रा में शामिल तमाम भाई बहनों के तमाम 22 साल से अहाँ सबके बीच में हम अहाँ के जो समस्या है संस्था अहाँ सबके तो कुछ देलक नहीं, लेकिन जो समस्या अहाँ के छे उनमें लगमा के जे दलित समुदाय छथिन, चाहे मुसलमान समुदाय के लोग होथिन, चाहे पासवान समुदाय के लोग होथिन, चाहे और आप पाछू बैठ रहे छी, चूंकि आप अहाँ सब आप स्वयं आगू आबि गेलहुँ और अहाँ अपन समस्या स्वयं निपटारा करे के स्थिति में छी। वो एक उदाहरण नहीं है छमला लग में, सैकड़ों उदाहरण है। चाहे सकरपुर के बकरी वाला घटना हो, चाहे रिक्शा दुर्गा पूजा के समय में रिक्शा पर चढ़े वाला समस्या हो, और एहन कतको समस्या है जकरा आब अहाँ सब स्वयं निपटारा कर रहे छी। और दुर्भाग्य 3टा पार्ट हो गए, जे एक पार्ट रहे, एकजुटता रहे, सब अलग अलग हो गए, लेकिन जय मजबूती है, चाहे वो सकरपुर से समस्या के लिए 3 काम किया। मुख्य रूप से हम आवा चाहे कि आज आम सभा के स्वरूप, और हमारा आशा है जे आए इस आम सभा में कम से कम 4000-5000 हमार बहन हमार भाई जुटता, जिनका समस्या के समाधान होत रहा है। अगर संस्था अहाँ के पतों से कुछ मदद कर दिलक तो वो कोनो मदद नहीं है। संस्था से जाबे अहाँ नहीं जुड़ल रही ताबे तखनो अहाँ अपन परिवार चलते चलो। हमला से जुड़ला के बाद नीके जगह सही चले चले, लेकिन संगठन से जुड़ला के बाद जे अंदर से ताकत अहाँ के जे शोषण छले, ओई शोषण के विरोध में जे अहाँ लड़ाई लड़ रहो, वो असली ताकत है। संस्था तो कुछ दे नहीं सके। हमू एक गरीब के बेटा छी, मजदूर के पत्नी छे, मजदूर भाई छी हमर, लेकिन हमार मजदूर भाई हमार मजदूर बहन जे एकजुटता के संगे अपन पिछला 15-20 साल से लगातार अहाँ सब जे आगू बढ़ रहे छी। संजय घाट गाँव में लोग पुलिस सरपंच बने रहा किया, तो सरपंच के न्यायिक अधिकार भेटे,
प्रखंड स्तर पर न्यायिक छलैया आय सर हम बैनर तले जो दिख रहा है दरभंगा जिला में विश्वनाथ जी का अगुवाई में परिवर्तन किस लिए, परिवर्तन क्यों? बहुत अच्छा हमारे विश्वनाथ जी बोले, सरकार पंचायत का मोहरा बना के रखती है। मुखिया पति हमारे गंगोली पंचायत के बोले हैं, मुखिया जी नहीं है, मुखिया पति है, इसलिए मुखिया पति बोल रहे हैं। बीपीएल धारी और एपीएल धारी का जहाँ तक बात है, हमने ऐसा परिवार देखे हैं जो ना ही बीपीएल में उनका नाम है, ना ही एपीएल में नाम है। सरकार चुनाव पर चुनाव करवाती है, लेकिन उसका अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, उस पंचायत को क्या अधिकार मिलना चाहिए, वह आज तक संपूर्ण अधिकार नहीं मिला। अधिकार हमको मिलेगा तब ना हम विकास करेंगे भाई। ढिंढोरा पीटने से सुशासन के सरकार या विकास असंभव है। जब तक मुझे आज मुखिया को तो आप छोड़िए, एमएलए एमपी से लेकर के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य और जिला पार्षद, इतने तरह का चुनाव हमारे क्षेत्र में होता है। एमएलसी होता है, वह बीए एमए के जो बीए में पढ़ते हैं वह विधानसभा विधान परिषद में भेजते हैं। कहने का मतलब है सरकार जो केंद्र सरकार पैसा विकास के मद में भेजते हैं, वह पैसा अगर 100% भेजा हुआ हमारे क्षेत्र में आए तो विकास का गंगा बह जाएगी। 25% बीपीएलधारी सही तरह से आदमी मिलेंगे। अच्छे परिवार, खाता पीता परिवार को बीपीएल का कार्ड मिला है, और गरीब आदमी को कौन कार्ड मिला है? हरा कार्ड, जिससे सिर्फ किरासन तेल मिलता है। वह भी उनका जो 3.25 लीटर सरकार का नीति है, वह 2.5 लीटर, 2 लीटर, 2.25 लीटर से ज्यादा नहीं होता। कहने का तात्पर्य है, बहन खास करके आप तमाम साथी से हम आग्रह करेंगे, बहनों से, जो पंचायत राज अधिनियम हमारे मूल अधिकार है, गांधी जी का सोच था, जयप्रकाश जी का सोच था, विनोबा जी का सोच था, चलो गांव की ओर। पंचायत का चुनाव हुआ 2001 से अभी तक हम लोग देख रहे हैं, पंचायत का विकास सर्वोपरि है। अशोक पेपर मिल संघर्ष समिति द्वारा पूर्व विधायक उमाधर सिंह के नेतृत्व में 1 जून को कर्पूरी चौक से अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन निकाला गया। प्रदर्शन कर्पूरी चौक से समाहरणालय धरना स्थल पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। प्रदर्शन में पूर्व विधायक उमाधर सिंह, शाहनवाज कैफी, राम नरेश यादव, सुभाष महतो, प्रकाश ज्योति, राम प्रवेश पासवान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। संघर्ष समन्वय समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इधर जनता सबको लीजिए पूरा। इनकलाब जिंदाबाद, संघर्ष समन्वय समिति हुए देश में। सवाल है यार हमारे सामने, तो आखिर हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे इस गैर कानूनी शासन को? हमारे अधिकार छीने जा रहे हो, हम पर ही उल्टे हमला किया जा रहा हो, संवैधानिक अधिकार मांगने पर, मजदूरी मांगने पर। ये जो अशोक पेपर मिल का स्कीम है, सुप्रीम कोर्ट का स्कीम है। ये स्कीम नीतीश के बाप ने नहीं दिया था, ये स्कीम सरकार ने नहीं बनाया था, ये स्कीम कामगार यूनियन ने लड़कर सुप्रीम कोर्ट से हासिल किया और सुप्रीम कोर्ट का स्कीम है। और इस स्कीम को 36 महीने में पूरा करना था सुप्रीम कोर्ट के फर्तों के तहत। आज 15 साल हो रहा है, 15 साल में स्कीम लागू नहीं हुई, और उल्टे जो स्कीम लागू करने की मांग करते हैं उन पर दमन किया जा रहा है। इस परिस्थिति को, इस स्थिति में हमारे सामने क्या रखते हैं? हम कानून के इस शासन को बेनकाब करने के लिए और उसे डीओ और डीएसपी को मुअत्तल करने के लिए जिसमें जाकर लाश डालने का धमकी दी।
मजदूरों के बकाये वेतन का भुगतान करने के लिए, हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए, जो हत्या पीड़ित है उसको पर्याप्त मुआवजा देने के लिए हम फिर यहाँ पर आए हैं। और हम यही रुकेंगे नहीं, हम 6 महीना से संघर्ष कर रहे हैं। आगे अगर और कुछ होगा यहाँ पर, घटनाएं घटती है, उसकी जिम्मेदारी नीतीश और उसकी पूर्ति सरकार पर होगी, प्रशासन पर होगी। यही आकाश करने के लिए अशोक पेपर मिल संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले लगातार 10 नवंबर के बाद तमाम विपक्षी दल, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, सीपीआई, एमएल, न्यू डेमोक्रेटिक, एनसीपी, इन तमाम विपक्षी दलों ने अशोक पेपर मिल के उस हत्या के बाद इस मोर्चे के बैनर तले लगातार संघर्ष किया। मित्रों, अशोक पेपर मिल की सारी वस्तु स्थिति से अब पूरा दरभंगा नहीं बिहार अवगत है, लेकिन नीतीश कुमार और उसकी सरकार बेहयाई पर आमादा है। और जब कोई आदमी नंगाई पर उतर आए तो हम मजदूरों के लिए, इलाके के शोषितों के लिए संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और हम संघर्ष लगातार कर रहे हैं और उन तमाम साथियों को जो हमारे संघर्ष में हमारे साथ हैं, हम सबसे पहले बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसा कि आदरणीय उमाधर बाबू ने कहा, सारा मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित स्कीम का है। बिहार की बहरी, गूंगी और लंगड़ी सरकार माननीय उच्च न्यायालय से भी ऊपर सरकार है। एक तरफ धर्म गोधा रिलीफ मांगने के लिए आईए दायर करता है सुप्रीम कोर्ट में 17 और 18 नंबर 2012 में। उसके जवाब में कामगार यूनियन ने 19 और 20 2013 में आईए दायर किया। हम पूछना चाहते हैं जिला प्रशासन से और बिहार सरकार से, जब धर्म गोधा रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में उस आईए में उसने जो बातें कही, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूर कुछ बात कहते हैं, तुम कुछ कहते हो, इसलिए अब हम कोई फैसला नहीं देंगे, हम जांच कराएंगे। जैसे ही पता चला धर्म गोधा को कि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसमें हमें हथकड़ी लग जाएगी, जब जांच बैठ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी फैसला हो जाएगा, धर्म गोधा जेल की सलाखों में होगा। उसने सोचा 5 अप्रैल के बाद कि आनन फानन में जो हमने स्क्रैप बनाया है उस स्क्रैप को उठा के ले जाएं। हमारे मजदूर जागे हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं तमाम मजदूरों को। एक एक गलत कार्रवाई पर उनकी नजर थी, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है एक तरफा उसके सहयोग में खड़ा रहा। और जब 10 मई को हमारे मजदूरों ने उस स्क्रैप को रोका तो 2-3 पदाधिकारियों ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, आदरणीय उमाधर बाबू ने कहा, और यह शर्म की बात है सुशासन के इस सरकार में कि उनका पदाधिकारी कहता है, 1 लाश गिराया तुमको चैन नहीं आता, हम लाशों की ढेर लगा देंगे। हम इस धरना के माध्यम से कहना चाहते हैं, कितनी लाश गिराओगे, अशोक पेपर मिल से एक टुकड़ा अब हम लोग नहीं जाने देंगे। आज इस धरना पर महामहिम राज्यपाल को हम कहना चाहते हैं, उस विधवा के परिवार के मुआवजे की चर्चा ये सरकार नहीं करती। उस विधवा को उचित मुआवजा दो। मजदूरों का जो लगातार बकाया वेतन है उस वेतन के अविलंब भुगतान की कार्रवाई करो। और जो अवैध कार्रवाई होती है, इस दरभंगा के निरंकुश जो शासन है उस शासन पर कंट्रोल के लिए माननीय राज्यपाल के यहाँ ज्ञापन देने बैठे हैं। और लगातार हम लोग संघर्ष की तिथि तय कर रहे हैं। और अगर हम लोगों को इस संघर्ष में कहीं कोई टकराव होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और बिहार सरकार की होगी। आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जिला को मालूम है कि अशोक पेपर मिल के अंदर जब वहाँ साजिश के तहत स्क्रैप के नाम पर बहुत सारे सामान उठाकर ले जाना चाह रहा था धर्म गोधा मजदूर, और वहाँ पर पेपर मिल को चलना चाहिए ये चाहने वाले लोगों ने रोका और उसमें मजदूर पुत्र शहीद हो गए, गोली चली। धर्म गोधा 302 के मुजरिम हैं, उसके बावजूद कोई संज्ञान नहीं लिया गया और उनके पुलिस का संरक्षण उस धर्म गोधा को है जो मिल नहीं चलाना चाहता। इस अशोक पेपर मिल से स्क्रैप के बहाने सारे कल पुर्जा उठाकर ले जाना चाहता।
हम उन दिनों की याद करना चाहते हैं जब 73 के पहले एकीकृत अशोक पेपर मिल असम और बिहार का यूनिट था। इसी तरह से असम यहाँ से बहुत सारे बड़े मशीन उठाकर ले जाया गया कि यहाँ कच्चा माल नहीं पहुँचाया जा सकता, काफ़ी कॉस्ट पड़ेगा। मिल से मशीन उठाकर जो इनका निजी मिल झारग्राम में है और मुंबई के अंदर है, इन जगहों पर यहाँ से मशीन रिपेयरिंग के बहाने ले जाना चाहते, लोहा उठाकर स्क्रैप के बहाने ले जाना चाहते और यहाँ खंडहर नुमाइश भवन को छोड़ देना चाहता। यदि चलाने का मंशा होता तो 3 वर्ष में इस मिल को चलाना था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्कीम तैयार किया गया था उसके तहत 504 करोड़ रुपया जो इनको लेना था, इन्होंने धनराशि लिया और गलत वाउचर पेश करके अशोक पेपर मिल के अंदर में पूंजी इन्वेस्ट नहीं किया, ना ही मजदूरों का बकाया दिया। अशोक पेपर मिल को यह लूट का अड्डा बना रखा। इसमें स्थानीय प्रशासन द्वारा उनकी समय समय पर मदद की जाती है। ये प्रशासन मजदूर नेता को यह भी नहीं बता पाते हैं कि यहाँ से स्क्रैप या कोई भी मशीन उठाने के लिए उनको कोई वैधानिक पत्र भी है या नहीं। मौखिक आदेश देते रहते हैं वहाँ पर स्थानीय जो इनका पुलिस बल है उसको कि ले जाने दो सामान। जब वहाँ पर मजदूर और मजदूर नेता रोकते हैं तब यहाँ से एसडीओ साहब और डीएसपी साहब जो आज के जमींदार खुद को समझते हैं इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जिन्हें विश्वास नहीं लोकतंत्र में, ये लोग समझते हैं कि हम सरकार का नौकर नहीं, हम सरकार का जमींदार हैं और जो जनता के द्वारा सरकार बनती, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमें आंदोलन करने का राइट है। हमें किसी भी ऐसी व्यवस्था के खिलाफ बोलने और संघर्ष करने का जो वैधानिक और नैतिक अधिकार है उससे वंचित करके ये दमनकारी नीति अपना करके ये प्रशासन वहाँ पर गोली बंदूक का भय दिखाकर लोगों के जबान को बंद करना चाहता। इन्हें ये नहीं मालूम कि यह जो धरती है यह आंदोलन की धरती शहीद सुशील शाह के खून से लाल हो चुका है और वहाँ पर एक लाश नहीं तुम अनेक लाश गिराने की धमकी दिए। लाश गिराओ, वो तिथि तैयार करो, निर्धारित करो वो तिथि और तुम में कितना गोली और कितना बंदूक है और वहाँ पर तुम्हारे अंदर अगर ये ताकत है तो चलो उस जमीन पर तुम धर्मगोधा का सामान उठवाओ और फिर लाश उठाने के लिए तैयार हो। हजारों लोग बलि की बेदी पर चढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन धर्मगोधा का आप वहाँ पर जाकर के संरक्षण देना चाहते हो, अवैध तरीके से सामान उठवाना चाहते हो, ये नहीं चलेगा। इसीलिए डीएसपी नीरज प्रसाद को और कारी महतो जो यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से जलील इन्होंने किया है वहाँ पर मजदूर नेताओं को और अपशब्द का प्रयोग किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। हर स्तर पर हम लोग तैयार हैं, इनको जो करना है करें, लेकिन हम लोग अशोक पेपर मिल के अंदर से कोई भी एक स्क्रैप के बहाने लोहा उठाने के लिए सब लोगों को मालूम है 10 नवंबर की वह काली रात जब अशोक पेपर मिल में गरीब मजदूर के पुत्र की हत्या की गई। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर उस गरीब मजदूर का क्या कसूर था? यही ना कि अपने अधिकार के लिए वह लड़ाई लड़ा और इस लोकतंत्र में दरभंगा जिला की यह पहली घटना है जब अपने अधिकार के लिए कोई मजदूर खड़ा होता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है और यहाँ पूंजीपति और पदाधिकारी पर मुकदमा नहीं होता, एक साधारण एफआईआर भी नहीं होता। इस देश में लग रहा है नीतीश कुमार के राज में 2 तरह का कानून चल रहा है, एक गरीब के लिए कानून है और दूसरा अमीर के लिए है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे पूर्वजों पुरखों ने इसीलिए इस मुल्क को आज़ाद किया था कि अगर गरीब का बेटा की हत्या कर दी जाए तो किसी पूंजीपति पर मुकदमा भी नहीं चले? हम लोग आज इसी धरना के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि अशोक पेपर मिल में चोरी छिपे जो स्क्रैच की चोरी हो रही है, वहां मजदूर की हत्या हुई, धर्मगोधा छुट्टा घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तमाम मुद्दा को लेकर के हम जिला प्रशासन को इस बात के लिए हम चेताना चाहते हैं कि आप अगर एक सुशील शाह की हत्या हुई
आप दोबारा वहां मजदूरों की हत्या करना चाहते हो, फिर वहां मजदूरों को लाश गिराने की धमकी देना चाहते हो। धमकी देना बंद करो। दरभंगा के लोग, दरभंगा की यह धरती समाजवादियों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। हम नीतीश कुमार को कहना चाहते हैं कि सुशील शाह, एक मजदूर जो मरा उसकी आंख से जो आंसू गिर रहा है, नीतीश कुमार जी आपके राज का यह सत्यानाश हो जाएगा। आज धरना के माध्यम से हम लोग इन तमाम मुद्दा को लेकर आज यहाँ पर आज अशोक पेपर मिल संघर्ष समिति के बैनर तले सभी पार्टी के लोग आज बैठे हैं। नीतीश कुमार को ये चेताना चाहते हैं कि बिहार में दो रंग की कानून नहीं चलेगी, गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग। जब तक सुशील शाह के मृतक सुशील शाह के परिवार को मुआवजा नहीं मिले, मजदूरों का वेतन भुगतान नहीं हो, तब तक हम लोग की लड़ाई चलती रहेगी, जिसका नेतृत्व माननीय माधव प्रसाद सिंह जी, कैफी साहब, राम प्रवेश जी, सब कोई तत्वाधान में आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। लोहिया चौक से चल के हम लोग इस ऐतिहासिक धरना स्थल पर आने का काम किया। क्योंकि आपको मालूम है, पूर्व के तमाम वक्ताओं ने आपको बताया कि पिछले नवंबर 2012 से जिस तरह से अशोक पेपर मिल प्रबंधन के द्वारा गरीब मजदूरों को ठगा गया, उसी क्रम में गरीब का बेटा और मजदूर स्वर्गीय सुशील शाह नौजवान की हत्या कर दी गई। और उसकी हत्या के उपरांत ये सरकार उसके आंसू तक नहीं पहुंचने गई, जबकि कितने कार्यक्रम धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया गया, फिर भी सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेने का काम किया। जिस बात को लेकर आज पुनः धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि क्या वहाँ पर में काम किया जा रहा है। जैसा कि 10 मई को पुनः एक बार फिर स्क्रैप ले जाने की बात हो रही थी, कॉमरेड माधर बाबू बता रहे थे, मजदूरों ने रोकने का काम किया और यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा मजदूरों को धमकी दी गई कि लाशों का ढेर लगाया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। जिस तरह से पूर्व में इस आंदोलन को सक्रिय रूप से साथ देते आ रहे हैं और इस आंदोलन को तेज करने में अपनी जो भी भूमिका। अब सत्यजीत को SCS न्यूज की पूरी टीम के साथ अनुमति दें। कल पुनः इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।